Hello guys, welcome to Gyanam. So in our previous year lectures we have covered all our previous year question that is related to our research aptitude, right? So in this lecture we are going to discuss about teaching aptitude question, right? Teaching aptitude के आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 एग्जामिनेशन के तो डे टू डे बेसिस पे हम लोग 2015 तक के जो है पेपर को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में 2015 तक के रिसर्च के खत्म कर दिए, अभी हम लोग क्या करेंगे टीचिंग के वन बाय वन करके। पहले हम लोग जून का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट दिसंबर 2019। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस के ऊपर है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इज कंपेयर्ड विद अनदर स्टूडेंट इन विच टाइप ऑफ टेस्टिंग, कि कौन से टाइप ऑफ टेस्टिंग में कि हम एक बच्चे को दूसरे स्टूडेंट के साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें इसके ऑप्शंस की तो नंबर 1 वी हैव क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग और हमारे पास नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग कैसे हल्का सा डिफरेंट कैसे है, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। अगर हम बात करें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग की तो ये एक तरीके का हमारे पास स्किल बेस्ड टेस्ट है ना। क्या है हमारे पास एक स्किल बेस्ड टेस्ट जिसमें हम लोग किसी भी इंडिविजुअल स्टूडेंट की, है ना, हम लोग कहते हैं कि एक स्टूडेंट है या फिर हम लोगों ने 10 स्टूडेंट्स का टेस्ट किया और उसके इंडिविजुअल बेसिस पे जो भी उसके स्किल बेस्ड जो भी उसका हायर रैंकिंग आया है उसके बेसिस पे हम लोग उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग में, राइट। सेकंड वन वी हैव डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज रिलेटेड टू माई मेडिकल टेस्टिंग, है ना, किससे रिलेटेड है, मेडिकल टेस्टिंग से। थर्ड वन वी हैव समेटिव टेस्टिंग। समेटिव टेस्टिंग क्या होता है कि कोई भी आपने कोर्स रीड आउट किया या फिर हम लोगों ने मिड टर्म एग्जामिनेशन दिए उसके बिहाफ पे जो भी टेस्ट होगा दैट इज रिलेटेड टू माइन समेटिव टेस्टिंग, है ना। समेटिव टेस्टिंग इज रिलेटेड टू लाइक मिड टर्म जितने भी टेस्ट होते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं कि कोई भी कोर्स के थ्रू जो भी आप लोगों ने कोर्स अडॉप्ट किया था और उस कोर्स के ड्यूरिंग जो भी हमारे टेस्ट होंगे दैट इज रिलेटेड टू माइन समेटिव टेस्टिंग। While I'm talking about my norm reference testing is what, जब हम लोग क्या करते हैं 10 मान लो कि हमारे पास जो भी रिस्पोंडेंट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे चेक करते हैं एज पर अकॉर्डिंग टू अदर स्टूडेंट, कि हम लोग रैंकिंग देते हैं। इस केस में हम लोग कहते हैं कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट रैंक पे आया, कोई सेकंड रैंक पे और कोई थर्ड रैंक पे। इट मीन्स दैट कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। जैसे कोई भी रेस है, ठीक है, उसमें क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन को एक स्पोर्ट्स पर्सन को दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन के साथ कि उसकी परफॉर्मेंस में कितना ज़्यादा फर्क है, राइट। सो इसमें राइट आंसर क्या होगा, नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ जी, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ शिफ्ट इन एटीट्यूड इन रिस्पोंडेंट्स बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग द कलेक्शन इज कॉल्ड। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई भी जो हम लोग कहते हैं कि एटीट्यूड है रिस्पोंडेंट का, रिस्पोंडेंट बेसिकली स्टैंड फॉर जो पार्टिसिपेंट है या फिर हम लोग कह देते हैं जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका जो भी पॉइंट है इसमें किस में यहाँ पे जो है हम लोग उसको रेफर करेंगे। क्लियर, उसमें कहने का मतलब यह है कि इनमें से कौन से इफेक्ट के अंदर उसका जो एटीट्यूड है वो शिफ्ट हो जाता है डिफरेंट पॉइंट्स के अंदर। तो अगर बात करें हम लोग रीग्रेशन इफेक्ट की, रीग्रेशन इफेक्ट इज बेसिकली कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो हम लोग इफेक्ट देखते हैं दिस इज रिलेटेड टू माइन रीग्रेशन इफेक्ट, के एक चीज को डिपेंडेंट और एक चीज को इंडिपेंडेंट करके हम लोग जो टेस्ट वेरी कर रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू माइन रीग्रेशन इफेक्ट। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है जी। Next, the time frame in which the study explores a situation or problem is also called the। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर जो भी आप स्टडी करते हो इसमें से किससे रिलेट करती है। तो बेसिकली अगर हम बात करें रेफरेंस पीरियड की, रेफरेंस पीरियड इज रिलेटेड टू माइन एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर जो भी हम स्टडी करते हैं दिस इज रिलेटेड टू माइन स्पेसिफिक रेफरेंस पीरियड। एज की बात करें तो एज तो सर्टेन है, राइट, मतलब फिक्स्ड है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव टाइम इज बेसिकली कि हम लोग कुछ टाइम ड्यूरेशन के अंदर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रेफरेंस पीरियड, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं हम लोग एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इन विच स्टडी एक्सप्लोर अ सिचुएशन और अ प्रॉब्लम, कि एक ड्यूरेशन में हम लोग ने जो भी स्टडी कंडक्ट करी दैट इज रिलेटेड टू माइन रेफरेंस पीरियड स्टडी, कि किसी
पीरियड को रेफरेंस में लेके कि इतनी से इतनी ड्यूरेशन की है। क्लियर है? यस। नेक्स्ट वन, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस इज टू सीक आउट। अगर कोरिलेशन के बारे में बात करें तो कोरिलेशन हमें डिग्री बताता है दो वेरिएबल्स के बीच में, है ना। कोरिलेशन डिफाइंस द डिग्री बिटवीन टू वेरिएबल्स, है ना। जो भी टू वेरिएबल्स है मेरे पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई के बीच का जो रिलेशन है, जो डिग्री है, चेंजेस हैं, वो कौन बताता है? कोरिलेशन। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफरेंस अमंग वेरिएबल्स, या फिर वेरिएशन अमंग वेरिएबल्स, एसोसिएशन अमंग वेरिएबल्स, रिग्रेशन अमंग वेरिएबल्स। सो करेक्ट आंसर इज एसोसिएशन. इट टेल्स अबाउट द डिग्री, इट टेल्स अबाउट द एसोसिएशन, इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. I hope it is clear to you. Yes. Move to the next one. Which of the learner characteristics, यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो पूछा गया है वो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है. अभी तो टीचिंग पे था, अब जो भी स्टूडेंट है, स्टूडेंट के बिहाफ पे, ठीक है. लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स विल इन्फ्लुएंस हिज हर पर्सपेक्टिव इन कोर्स ऑफ स्टडी. तो एक लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन है. फिर आपको बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. तो सबसे पहले ये ऑप्शंस पता होना चाहिए. देखो पॉइंट देख लो. लर्नर्स कमिटमेंट, ऑफ कोर्स जो भी लर्नर है, जो भी स्टूडेंट है, उसकी कमिटमेंट क्या है, मतलब उसका एम क्या है बेसिकली. अगेन इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स. पेरेंट्स इंटरेस्ट इन द लर्नर. अब जो माँ बाप हैं उसका क्या इंटरेस्ट है लर्नर में, दैट इज नॉट रिलेटेड टू माइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर. क्लियर. प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, इट ऑल्सो इफेक्ट. जब भी आप एक स्टूडेंट को टीच कर रहे हो उसका प्रीवियस जो नॉलेज है ना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रीवियस नॉलेज. ठीक है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको, इट रियली मैटर्स. क्लियर. देन स्किल ऑफ द लर्नर इन द कंसर्न्ड एरिया. उसका स्किल क्या है. स्किल मतलब एक स्पेसिफाइड एरिया होता है हर पर्सन का, राइट. दिस इज ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर. फैमिली साइज ऑफ द लर्नर, अगेंस्ट दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक. क्लियर. सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द फैमिली, इट इज ऑल्सो नॉट द कैरेक्टरिस्टिक. हम लोगों ने पहले ही बोला कि किसी भी स्टूडेंट को हम कास्ट, रेस, जेंडर बेस या किसी भी पॉइंट पे हम लोग उसको जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकते या फिर हम जज नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. 1, 3 एंड 4. 1, 3 एंड 4. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन. फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है. किसके लिए. लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस. हाँ जी, चलें आगे. यस, मूव टू द नेक्स्ट वन. विच ऑफ द स्ट्रेटेजीज इन द लिस्ट गिवन बिलो विल बी एसोसिएटेड विद डायरेक्ट टीचिंग. हम लोग क्या कहते हैं, एक होती है हमारे पास इनडायरेक्ट टीचिंग, एक होती है डायरेक्ट टीचिंग. क्लियर. तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो हम लोग अडॉप्ट करते हैं व्हाइल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट टीचिंग. तो सबसे पहले है प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स एंड एक्सप्लेनेशन. अगर हम बात करें टीचिंग की तो हम लोगों को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स का जो है सहारा लेना पड़ता है, राइट. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. प्रमोटिंग इंक्वायरी इज नॉट द करेक्ट वन. क्लियर है. फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, गिविंग रिव्यू एंड जो है हमारे पास रिकैप्चुलाइजेशन. क्लियर है. यहाँ पे जो है हमारे पास prompting inquiry is not the correct one. Focusing on concept, not the one, right. Then we move on to the giving review and recapitalization. अब यहाँ पे क्या है, this is again strategy of direct teaching. इसमें क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि जो भी हम लोगों ने टीच किया, being a teacher, हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोगों ने टीच किया उसको हम लोग क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं. बेसिकली स्टैंड फॉर कि हम लोग उसको रिवाइज कराते हैं. क्लियर. तो उससे क्या होता है कि जो भी लर्नर है उसके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं और क्लैरिटी ज़्यादा आएगी उसको कंसेप्ट समझने में भी. क्लियर है. तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारे पास यहाँ पे. फर्स्ट और फोर्थ देख लो किस में है, 2 पॉइंट्स में है यहाँ पे. थर्ड में है ऑफरिंग प्रैक्टिस एंड फीडबैक. ऑफकोर्स जो भी हम लोग पढ़ाते हैं उसके बाद फीडबैक लेना ऑफकोर्स अगेन इंपॉर्टेंट, कि जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ आप फीडबैक दोगे कि कैसा टीच किया, राइट. थर्ड वन वी हैव ऑफरिंग प्रैक्टिस. ऑफकोर्स वी ऑफर्ड प्रैक्टिस टेस्ट. उसके बिहाफ पे पता चलेगा कि जो भी लर्नर ने जो है लर्न किया है उसकी एबिलिटी कितना है, उसको कितना अंडरस्टैंड हुआ है किसी लेक्चर से. क्लियर. सो अगेन इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डायरेक्ट टीचिंग. तो ऑप्शन नंबर 1, 4th और 5th इज करेक्ट वन. यहाँ पे कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3. फर्स्ट, 4th एंड
फिफ्थ। आई होप इट इज क्लियर। देखो यहाँ पे आपको लगेगा फोकसिंग ऑन कंसेप्ट, फोकसिंग ऑन कंसेप्ट क्यों नहीं है? अगर बेसिकली देखा जाए तो बीइंग अ टीचर ऑफ कोर्स आई एम फोकसिंग ऑन माय कंसेप्ट, बट यहाँ पे जब बात करते हैं डायरेक्ट टीचिंग की, तो आप जब भी डायरेक्ट टीच कर रहे हो अपने रिस्पॉन्डेंट जो भी हमारे लर्नर्स हैं, जब भी हम उसको डायरेक्ट टीच करते हैं, उस केस में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट है हमारे पास, उसका व्यू पॉइंट जानना, उसकी खुद की, हम लोग कहते हैं कि उसको जो भी स्टूडेंट है उसको जानना वो ज़रूरी है। क्लियर है? तो कंसेप्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वाइल वी आर डायरेक्ट टीचिंग दिस इज नॉट द मेन फोकस स्ट्रेटजी ऑफ आवर डायरेक्ट टीचिंग। So right option, suitable answer is option number 3, first, fourth and fifth. I hope it is clear. Yes, move to the next one. Which of the learner characteristics will influence his, her? Next question जो है हमारे पास, एक मिनट प्रीवियस आ गया था। Which of the following is an example of a maximum performance test? ये मैंने आपको रिसर्च वाले में पार्ट में भी करा दिया कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट है। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के बारे में बात करें तो इट मीन्स कि हम लोगों ने पहले जो है परफॉर्मेंस मतलब कि कुछ चीज़ हम लोग कि जब हम लोग क्या करते हैं इवेल्युएशन बेस्ड टेस्ट करते हैं, है ना। जब भी हम लोग क्या करेंगे इवेल्युएशन बेस्ड टेस्ट करते हैं ना, इवेल्युएशन बेस्ड टेस्ट इज कॉल्ड एज माइन व्हाट एप्टीट्यूड टेस्ट। हम लोग उसको क्या बोलते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? एप्टीट्यूड टेस्ट, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट, प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट इज डिफरेंट इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड स्केल। अगर पर्सनैलिटी टेस्ट के बारे में बात करें तो इसमें ओवरव्यू लेते हैं। क्लियर? प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट में एक स्पेसिफिक स्टिमुलाई के अंदर, एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर हम वी आर गोइंग टू आस्क अबाउट द स्पेसिफिक फैक्ट्स, या फिर वी आर गोइंग टू गिविंग द डमी सैम्पल्स। ठीक है, उसमें रिस्पोंडेंट को देखते हैं कि वो कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, और इंटरेस्ट और एटीट्यूड स्केल्स में हमें पता चलता है कि एक स्पेसिफिक सिचुएशन के अंदर कोई भी रिस्पोंडेंट कैसे रिएक्ट करेगा। क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज जो है हमारे पास एप्टीट्यूड टेस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर जी? मूव टू द नेक्स्ट वन। फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज क्वेश्चंस विच आर कॉल्ड प्रोसेस रादर देन कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर बात करें, यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है रादर देन कंटेंट बेस्ड। अगर प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो वो एक तरीके के हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब कि एक डेप्थ व्यू में जब हम लोग क्वेश्चन को पूछते हैं, कहने का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वन वर्ड आंसर दिया और कहानी खत्म, है ना। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो हमें क्या बताएंगे, किसी भी रिस्पोंडेंट के बारे में एक डिटेल या फिर हम कहते हैं डेप्थ व्यू ऑफ नॉलेज हम लोग गेन करते हैं थ्रू दिस। तो कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन तो एक स्पेसिफिक लिमिटेड टर्म होगी जो क्लोज वे में है। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रोसेस की तो प्रोसेस इज गोइंग इन डेप्थ ऑफ द कंसेप्ट, राइट। कन्वर्जेंट क्वेश्चन इज अगेन माइंड कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, राइट। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, राइट, और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास, ये डाइवर्जेंट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो डाइवर्जेंट क्वेश्चन जो है मेरे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। डाइवर्जेंट कौन से होते हैं? ओपन एंडेड। क्लियर है? जिसमें क्या कहते हैं कि क्वेश्चन से क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। बट व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जेंट क्वेश्चन, दिस इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू माइंड। जब हम लोग किसी स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में बात करते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, अगेन ओपन एंडेड क्वेश्चन है ये हमारे पास। सो सेकंड और थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज रिलेटेड टू माइंड प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन। कन्वर्जेंट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू माइंड कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्लियर कर लो, देखो यहाँ से दोनों चीजें कवर अप होंगी, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन भी और प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन भी। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब आप कहोगे कि थोड़ा सा सिमिलर लगता है मेरे को किससे, फैक्ट बेस्ड से। फैक्ट इज रिलेटेड टू जो एक्चुअल ही किसी ने प्रूव कर दिया है, कंसेप्ट आर रिलेटेड टू माइंड जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज होगी। ठीक है, देन ओपन क्वेश्चंस, क्लोज क्वेश्चन। अब देखो ओपन क्वेश्चन अगेन द पार्ट ऑफ माइंड प्रोसेस क्वेश्चन, सो दिस इज अगेन करेक्ट। क्लियर है? क्लोज्ड क्वेश्चन आर माइंड रिलेटेड टू कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? डाइवर्जेंट क्वेश्चन, दैट इज रिलेटेड टू माइंड ओपन एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्वेश्चन किस में पूछे जाते हैं? प्रोसेस में, जिसमें हम डेप्थ में कोई चीज स्टडी करते हैं। सेम हम फैक्ट में भी ऐसे ही करते हैं, जब हम कोई भी चीज क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में हम इन डिटेल में क्वेश्चंस को पूछते हैं।
Clear? Open questions are the part of mind process based question rather than mind content. Clear है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड, थर्ड और फिफ्थ. हाँ जी, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन. आई होप इट इज क्लियर टू यू. इसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, पॉइंट्स दे देगा और यहाँ पे नीचे पूछेगा चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ठीक है, किसी में ऐसे भी लिखा होगा ऑल ऑफ द अबव. तो ये पॉइंट्स हमें पता होने जरूरी हैं. आई होप इट इज क्लियर. यस, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. December 2019, we have covered June 2019. ठीक है, मूव टू द December 2019. The compositional skills and creativity in presentation of students can be most effectively evaluated by which of the following test. कहने का मतलब है कि इन टेस्ट में से कौन सा टेस्ट है जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट की जो क्रिएटिविटी है वो सबसे ज़्यादा नोटिस कर सकते हैं. अगर हम बात करें हमारे ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट की, तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट जैसे हमारा यूजीसी का टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट है. तो अगर आप आंखें बंद करके भी टिक करके आओगे तो क्या पता चलेगा कि सही इसको उतनी नॉलेज है भी है कि नहीं है? नहीं पता चलेगा, राइट? सो ये हमें उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं दे सकता किसी भी स्टूडेंट के बारे में. क्लियर? उसके लिए हमें उसको जो है डिटेल में उसका टेस्ट लेना ही पड़ेगा. तो अगर ऐसे टाइप टेस्ट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास एक तरीके का प्रेजेंटेशन बेस्ड टेस्ट है, क्रिएटिविटी बेस्ड टेस्ट है, जिसमें कोई भी रिस्पोंडेंट या कोई भी जो भी हमारे पास कह सकते हैं स्टूडेंट है वो अपनी जो नॉलेज है वो दिखा सकता है. राइट? शॉर्ट आंसर टेस्ट इज अगेन लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, या फिर हम वन वर्ड आंसर बोल सकते हैं. अगेन दिस इज नॉट द क्रिएटिव वन. व्हाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट, प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट जो है मेरे पास एक प्रोजेक्शन बेस्ड टेस्ट है ना, प्रोजेक्शन बेस्ड. इसमें क्या होता है, अगर आप ऐसे टाइप टेस्ट को और प्रोजेक्टिव टाइप टेस्ट को कंपेयर करो तो जो मोस्ट इन दोनों में से अगर हम बात करें इन दोनों की, वैसे तो ये भी हमारे पास क्रिएटिव है, तो सबसे ज्यादा क्रिएटिव कौन सा है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? प्रोजेक्टिव, जिसमें हम क्या करते हैं, स्किल्स और क्रिएटिविटी देखते हैं किसी भी स्टूडेंट की कि वो कैसे जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है अंडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट. आई होप इट इज क्लियर टू. मान लो कोई आपको प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है, हमारे पास ABC स्टूडेंट्स है ना, ABC हमारे पास स्टूडेंट्स है और हमारे पास एक प्रोजेक्ट है. अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट स्टूडेंट्स अपना डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें अपनी स्किल्स और आप अपने उसमें जो है हम लोग बात करें क्रिएटिविटी की, वो ज़्यादा शो कर सकते हैं एज कंपेयर टू ऐसे टाइप टेस्ट में. आई होप इट इज क्लियर टू यू. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी स्किल्स एंड लर्निंग टेक्निक्स. अब स्टडी स्किल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास लर्निंग टेक्निक्स गिवन है. यस, नंबर 1 वी हैव इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन, राइट, प्रैक्टिस टेस्टिंग, सेल्फ एक्सप्लेनेशन, इंटरलीव्ड जो है प्रैक्टिस. अब देखो इसको आपको मैच करना है किसके साथ? लर्निंग टेक्निक्स के साथ. मैंने आपको रिसर्च में भी बताया था कि यहाँ पे तो देखो प्रॉपर मैच हो जाएगा, 4 है, तुक्का भी लग सकता है. बट अभी आपको क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, 5th और 6th 2 पॉइंट और देता है, दे देता है या फिर 3 पॉइंट्स दे देगा. आपको उसमें से एलिमिनेट करना होगा और फिर मैच करने होंगे, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है. क्लियर? क्योंकि उसमें सारे के सारे आ जाएंगे और आप कंफ्यूज हो सकते हो. तो ये चीज़ें जो है, जो भी आपको टॉपिक पता चलता है, कल मैं आपको दोबारा रिपीट, मैंने देखो पहले भी यही चीज़ रिपीट करी कि जो हमारे पास टॉपिक है, कंसेप्ट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वही चीज़ें हमारे पास रिपीट होती हैं. क्लियर? तो आपको करना क्या है कि जो भी टॉपिक है, लाइक सी कि लर्निंग टेक्निक्स हैं, स्किल्स हैं, आपको नोट्स बनाने हैं उसके, तो आप क्या करो कि उसके नोट्स बनाओ ताकि जो भी फर्दर ऑन क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए. आई होप इट इज क्लियर. मैच करें इसको. अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेस्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम मीन्स टू यू. ठीक है, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडिंग. हम लोग यहाँ पे अगर सबसे पहले टेक्निक के बारे में बात करें, क्लियर, मैं सबसे पहले प्रैक्टिस टेस्ट को मैच कर देती हूँ. प्रैक्टिस टेस्ट हमारे पास क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम लोग कोई भी क्वेश्चंस को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कि हम लोगों ने कोई कोर्स लिया, उसके बाद जो भी हम लोग टेस्ट लेते हैं दैट इज रिलेटेड टू माइंड प्रैक्टिस टेस्टिंग. तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें क्या है हमारे पास, टेस्टिंग योरसेल्फ ऑन द मटेरियल यू आर ट्राइंग टू लर्न. जो आपने मटेरियल लर्न किया, जो भी आपने कोर्स लिया, उसके बिहाफ पे जो भी आप अपने लिए क्या कर रहे हो, एक तरीके से टेस्ट ले रहे हो अपना खुद का. ठीक है, तो उसको किससे मैच करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट से. सो बी का ऑप्शन नंबर क्या है, 3rd. हाँ जी, बी का ऑप्शन नंबर 3rd यहीं पे है, फर्स्ट ऑप्शन में, और कहीं है नहीं. क्लियर है? तो और देख लेते हैं हमारे पास. देन वी हैव सेल्फ एक्सप्लेनेशन.
सेल्फ एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं हम लोग, जब खुद को एक्सप्लेन करते हैं, राइट, एक्सप्लेनिंग व्हाट अ सेक्शन ऑफ टेस्ट और एन एग्जाम्पल प्रॉब्लम मीन्स टू यू, कि आप क्या कर रहे हो, अपने खुद के व्यू पॉइंट्स, राइट, सेल्फ एक्सप्लेनेशन में हम लोग देते हैं। तो सी का ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारे पास, 2। आई होप इट इज क्लियर। देन इंटरलीव प्रैक्टिस और इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन। अब बचे दो हमारे पास। अगर इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन के बारे में बात करें, इंटेरोगेशन मतलब कि जो भी रिस्पोंडेंट है, जो भी हमारे पास स्टूडेंट है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करना चाहते हैं, कुछ फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके खुद के व्यू पॉइंट, क्लियर, मतलब हम इन डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन के अंदर। सो आंसरिंग व्हाट अ फैक्ट इज ट्रू। तो हम लोग इंटेरोगेशन के अंदर, जैसे मान लो कि कोई केस है, कोई मर्डर केस हो जाता है, तो उसमें पुलिस क्या फाइंड आउट करती है, इंटेरोगेशन करती है। इंटेरोगेशन बेसिकली स्टैंड फॉर कि एक्चुअल आंसर चाहिए कि जो फैक्ट्स हैं उसी के बिहाफ पे, तो जो उसके बिहाफ पे टेस्ट होता है दैट इज रिलेटेड टू माइन इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन। क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए का जो है 4th वन, यस, अगेन करेक्ट। देन इंटरलीव प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू माइन व्हाट, मिक्सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम टुगेदर व्हेन स्टडिंग। तो आप क्या करते हो, जब भी कोई भी कंसेप्ट को रीड आउट कर रहे हो तो उसमें हर तरीके की हम लोग प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो उसको क्या बोलते हैं हम, इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। ठीक है, कहने का मतलब एक ही मॉक दिया आपने और उस मॉक के अंदर सारे के सारे टाइप के प्रॉब्लम आपने डिस्कस कर लिए, दैट इज रिलेटेड टू माइन इंटरलीव्ड प्रैक्टिस। क्योंकि इसको समझना मुश्किल नहीं है, हम लोग डे टू डे बेसिस में ये काम करते हैं। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अब देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि और ऑप्शन आ सकते, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि कौन से वाले पॉइंट्स हमारे पास करेक्ट हैं। हाँ जी, चलें आगे। यस, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग ICT है ना, इंफॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है हमारे पास, फॉर क्लासरूम टीचिंग इज टू। अब इसमें से कौन सा मेन पर्पज है जो भी हम ICT यूज कर रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी, मेक द क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्टिंग। हम लोग क्या क्लासरूम इंस्ट्रक्शन को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम स्टूडेंट्स की जो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, डाइवर्ट स्टूडेंट अटेंशन इन द क्लास, कि वो उसी की तरफ देखें, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट द पॉइंट। कीप स्टूडेंट्स इंगेज इन द क्लास, ऑफ कोर्स दिस इज रिलेटेड, कि हम लोग क्या चाहते हैं कि जो भी ICT बेस्ड है, ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करें, इंगेज करें क्लास के अंदर। क्लियर, बट मेन पर्पस क्या है, किस पर्पस, पॉइंट रिलेट लगेगा आपको यहाँ पे। मेन पर्पस क्या है कि स्पेसिफिक प्राइमरी रीजन क्या है उसको स्टार्टअप करने का, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग। ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम, जब भी देखो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी चीज़ हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब क्या है कि हम जो भी टीच कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं, वो क्या हो जाए, एक स्टूडेंट प्रॉपर वे में उसको अंडरस्टैंड कर पाए। क्लियर, सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, आउटकम्स ऑफ टीचिंग। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4th इज करेक्ट वन। यस, नेक्स्ट, क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय। अब जो हम लोग बात करते हैं लाइव सेशंस की, लाइव सेशन हम लोग क्लासरूम, अब जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, ये क्लासरूम सेशन का पार्ट नहीं है। क्लासरूम सेशन का पार्ट जब फिजिकली आप टीचर के सामने हो, टीचर के सामने स्टूडेंट्स हैं, अब मेरे सामने भी बच्चे नहीं है, राइट, तो इसमें क्लासरूम इंटरेक्शन नहीं होगा। क्लासरूम इंटरेक्शन मतलब फिजिकली हम लोग जब इंटरेक्ट कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट। क्लियर, तो इसमें से किस में से हम लोग लार्जली जो है इफेक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट कमिटमेंट के साथ, टीचर सेंट्रिक एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट या अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशन। स्टूडेंट की कमिटमेंट, स्टूडेंट के गोल्स क्या हैं, अब उसमें क्या होगा, देखो स्टूडेंट की कमिटमेंट बेसिकली स्टैंड फॉर, अब जब भी हम लोग क्लास में टीच कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कॉर्नर में बैठ के सो जाते हैं आधे, तो ठीक है, और कुछ जो लास्ट बेंचर्स हैं वो वैसे ही बेचारे सुस्त होते हैं, आधे क्लास से उठ के भाग जाएंगे। अब इसमें क्या है, स्टूडेंट कमिटमेंट के अंदर कि जो भी बच्चा गोल सेंट्रिक है, जिसको पता है कि मेरे को कहाँ पहुँचना है, जो मेरा टीचर मेरे को डिलीवर कर रहा है वो मेरे को नॉलेज चाहिए भी कि नहीं चाहिए, ठीक है ना, सो उसकी कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस चीज़ से जो है हमारे पास क्लासरूम इंटरेक्शन और ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सकती है, ठीक है, और ज़्यादा पर्पसफुल, और ज़्यादा जो है हम लोग कह सकते हैं इफेक्टिव हो सकती है थ्रू स्टूडेंट कमिटमेंट, क्योंकि वो और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, टीचर जो है और ज़्यादा उसको और डेप्थ में समझा सकता है। आई होप इट इज क्लियर। यस, ऑप्शन नंबर 1A इज करेक्ट।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। अगेन आ गया, देखो आपको सेम जो है हमारे पास जून में आया, ठीक है, उसके बाद दिसंबर में अगेन क्वेश्चन पूछा गया कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है। विदाउट एनी डाउट ऑप्शन नंबर 3 एप्टीट्यूड टेस्ट इज द करेक्ट वन। क्लियर। नेक्स्ट, द एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो हमारे पास क्या है, 3 तरीके की टीचिंग लेवल्स हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, रिफ्लेक्टिव, मेमोरी और जो है हमारे पास मेमोरी लेवल। अब मेमोरी लेवल अगर टीचिंग के बारे में बात करें तो मेमोरी लेवल क्या है, एक बेसिक फैक्ट्स के बारे में, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो हम लोगों ने पहले ही चीज़ों को याद किया हुआ है उसके बिहाफ पे जो हम लोग टीचिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्फेसाइजर मेमोरी, उसको मतलब हम मेमोरी लेवल टीचिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट वन, ठीक है, चूज द आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। हाँ जी, देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द थॉट्स एंड आइडियाज, ऑफ कोर्स कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके थॉट्स क्या है, उसके आइडियाज क्या है, उसके बिलीफ क्या है, राइट। सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स, अगेन इट इज करेक्ट कि हम लोग एक फैक्ट रिलेटेड ही बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी लेवल टीचिंग जो है, एक चीज तो होती है कि आप कोई लॉ बनाते हो, या फिर हम लोग कहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर रिफ्लेक्टिव लेवल के अगर बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है कि हम और फर्दर ऑन इम्प्रूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। बट वाइल आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमोरी लेवल स्टैंड फॉर के मेरे पास जो हम लोग कहते हैं ना कि प्री स्टोर्ड डाटा है, उसको जो हम लोग यूज करते हैं टीचिंग के अंदर, दैट इज रिलेटेड टू माई मेमोरी लेवल, जो पहले ही स्टोर कर चुके हो, ठीक है। फर्स्ट, और हमारे पास जो सेकंड है, सॉरी सेकंड नहीं आएगा, इसमें क्या है, सीइंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो भी हमारे रिलेशनशिप है हमारे फैक्ट्स के, वो हम लोग नोटिस करेंगे, वो तो नहीं है, ठीक है। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशंस टू इनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, ऑफ कोर्स हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि हम लोग फर्दर ऑन कुछ रिप्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ पहले ही जो है एक्वायर्ड है। सो करेक्ट वन, अगेन थर्ड वन इज करेक्ट। क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ माइंड मेमोरी लेवल। मैंने आपको बोला ना ये रिफ्लेक्टिव लेवल का पार्ट है जिसमें आप फर्दर ऑन कुछ और क्रिएशन दिखा सकते हो। ये तो पहले ही जो है आपका लर्न डाटा है, जो पहले ही माइंड में स्टोर्ड है, ठीक है ना। सो क्रिटिकल थिंकिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, मेरे को क्या है रट्टा लगा रखा है 1 2 3 4 सो ऑन 10 तक यही पॉइंट आने हैं, तो ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ माइंड मेमोरी लेवल। अब मेरे को पता है 2010 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ, 12 में, मतलब पहले ही वो चीज हो चुकी है, उसके बिहाफ पे मैंने जो फैक्ट्स याद करे हैं, दिस इज रिलेटेड टू माइंड मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, जो है सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट। क्लियर। सो फिफ्थ वन इज अगेन करेक्ट। segregating one feature from another, this is not the part of mind memory level teaching, so correct option is first, third और fifth। हाँ जी, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, जिसमें हम लोगों ने क्या बताया, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में दैट इज रिलेटेड टू माइंड मेमोरी लेवल टीचिंग, जो हम लोगों ने प्री या फिर हम कहते हैं प्री लर्न डाटा है, हम लोग जब उसको अपनी टीचिंग में यूज करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू माइंड मेमोरी लेवल। अगर रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करें, दैट इज रिलेटेड टू माइंड जब हम इम्प्रूव या फिर क्रिएटिविटी हम लोग शो करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग शो करेंगे उसके अंदर। आई होप इट इज क्लियर। यस, मूव टू द नेक्स्ट वन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिव टू डायरेक्ट लर्निंग। पहले भी हमें डायरेक्ट लर्निंग से क्वेश्चन था जून के अंदर, अब देखो जून में भी डायरेक्ट लर्निंग से क्वेश्चन आया है, दिसंबर में भी डायरेक्ट लर्निंग से क्वेश्चन आया, अगेन इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, ठीक है। अब दिसंबर 20 जब भी हमारा पेपर होगा 2020 का, तो उसके लिए ये टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो जून के फैक्ट है वो दिसंबर में आ रहे हैं, दिसंबर के हो सकता है हमें फर्दर ऑन पूछे जाएं। क्लियर। तो यहाँ पे आपको टीचिंग मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन है, क्लियर जी, जो डायरेक्ट लर्निंग से जो है हम लोग डील करते हैं। क्लियर, जब हम लोग मतलब डायरेक्ट टीचिंग करते हैं रादर देन इनडायरेक्ट टीचिंग। देखो सबसे पहले टीम टीचिंग एंड लेक्चरिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ माइंड डायरेक्ट टीचिंग, ठीक है। सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग इज द करेक्ट वन। यस, लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल्स, लेक्चर विद और विदाउट यूज ऑफ ऑडियो विजुअल कैसे करोगे, ठीक है, उसमें डायरेक्ट टीचिंग का पार्ट नहीं हो सकता, उसके लिए तो आपको इंटरेक्शन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। दिस इज नॉट द करेक्ट वन, ए और जो है सी हमारे पास करेक्ट नहीं है। देन पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप एंड असाइनमेंट, जब हम लोग बच्चों को असाइनमेंट देते हैं या फिर हम लोग वर्कशॉप में हिस्सा लेते हैं, कहने का मतलब हम वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं, उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको डायरेक्ट समझा रहे हैं,
है ना, वर्कशॉप के अंदर एक तरीके की ट्रेनिंग ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। क्लियर? सो अगेन करेक्ट वन है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, मूक्स एंड ह्यूरिस्टिक। मूक्स क्या है हमारे पास? दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अंडर विच वी आर गोइंग टू कंसर्न अबाउट डायरेक्ट लर्निंग, है ना। क्लियर है? सॉरी, पहले डायरेक्ट टीचिंग पे था, फिर डायरेक्ट लर्निंग पे है क्वेश्चन। आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। क्लियर? सो ये करेक्ट हो गया हमारे पास मूक। अब देखो मूक से वैसे भी क्वेश्चन आया हुआ है और हमारे पास यहाँ भी आ गया मूक से रिलेटेड। क्लियर? दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। क्लियर जी? इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ माइन रिलेटेड टू माइन, डायरेक्ट लर्निंग का पार्ट नहीं है वो। क्लियर? मतलब ये स्टूडेंट सेंट्रिक है पॉइंट हमारे पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, डी और ई। हाँ जी, बी, डी, ई हमारे पास किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में, बी, डी, ई। क्लियर? कि टीचिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास कि जो भी हम लोग टीचिंग मेथड यूज करते हैं, ठीक है, उनको यूज करके आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू डायरेक्ट लर्निंग, मतलब हम इसमें से कौन सा डायरेक्ट लर्निंग का पार्ट मानते हैं उसको। ठीक है, सो बी, डी और ई इज द पार्ट ऑफ माइन आंसर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट, द मोस्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन एडोलसेंट लर्नर विच डिटरमाइन हिज हर सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट इज द। अब इसमें हमारे पास एडोलसेंट लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन है, बेसिकली उसके फीचर्स के ऊपर क्वेश्चन है। हाँ जी, टेंडेंसी टू बी अवे फ्रॉम पेरेंट्स, तो क्या हम वो बेटर हो सकता है, या फिर कंसर्न फॉर हीरो वर्शिपिंग, फॉर इमिलेटिंग वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स, ये दिस इज द करेक्ट वन। इसमें क्या है कि हम लोग एक स्पेसिफिक या फिर हम लोग कहते हैं सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको चीज़ों को याद करा सकते हैं। ठीक है ना। मिक्सिंग अप विद पीयर्स विद नेबरहुड या फिर आइडेंटिफाई क्राइसिस, दिस इज नॉट द सुटेबल आंसर। So suitable answer is mine option number 2, that is concerned with hero worshipping or evaluating what values and standard, जिसमें हम लोग कोई भी स्टैंडर्ड्स को या फिर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसके लिए, ठीक है, दिस इज बेनिफिशियल या फिर फीचर्स ऑफ व्हाट एडोलेसेंट लर्नर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। देखो लर्नर की करेक्टरिस्टिक हमारे पास, ठीक है, लर्नर की करेक्टरिस्टिक होगी टीचर की जो भी एड्स प्रोवाइड कर रहा है, अगेन वेरी वेरी टीचिंग एड्स हैं हमारे पास। लर्नर की करेक्टरिस्टिक है, एडोलेसेंट लर्नर की पॉइंट्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर हम लोग कह सकते हैं लेवल ऑफ जो टीचिंग है, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, अगेन इंपॉर्टेंट। तो इसको अच्छे से करो। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग जो है कवर अप करेंगे हमारे 2018 के क्वेश्चन। आई होप इतना क्लियर हो गया है। किसी को अगर नहीं क्लियर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, हम लोग उसको जो है क्लियर कर देंगे। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू सो मच गाइस।